हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ेड पर। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, रेडिएशंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ फेरिस ब्लैक बॉडी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको डायग्राम बना के क्वेश्चन पूछ सकता है या डायग्राम बनवा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सिंपल सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट तो है बट सिंपल भी है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, एंड ट्रांसमिशन। ठीक है, ये होता है बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आप लोगों को पता भी है यार, इसमें क्या ही बताना है। ऑफ हीट रेडिएशन, ठीक है, ऑफ हीट रेडिएशन। और इसका डेरिवेशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, तो देखो, सबसे पहली बात इसमें आप लोगों को, मान लो हमारे पास यहाँ पे सूरज चाचू हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे साथ सूरज चाचू है। सूरज चाचू का आज दिल बहुत ही ज़्यादा खुश है। आए, दुखी क्यों लग रहे हैं? हाँ, तो सूरज चाचू आज बहुत ही ज़्यादा खुशी हैं, तो खुशी में वो हमारे ऊपर आग बरसा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ से अपनी रेडिएशंस भेजी, और यहाँ पे मान लो हमारे पास कोई एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, कोई एक हमारे पास मेटेलिक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और उसके बगल में मैंने रखा हुआ है चाय का कप। ठीक है, यहाँ पे हमारी चाय है, रख दो रख दो रख दो रख दो रख दो। ओके यार, ठीक है, यहाँ पे रखी हुई है हमारी चाय की कप। चाय बड़ी अच्छी बना लेते हो, बस डायग्राम में। देखो, सूरज चाचू आज बहुत ही ज़्यादा खुश है, तो वो यहाँ पे आग उगल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो होगा क्या कि चाचू ने मान लो कुछ रेडिएशंस भेजी यहाँ से। ठीक है, मान लो बहुत सारी रेडिएशंस भेजी। हम मान लेते कि भाई सूरज चाचू ने भेजी 96 रेडिएशंस। 96 क्यों? क्योंकि 96 मेरे लिए एक बहुत ही वैसा नंबर है। ठीक है, चलो छोड़ो, मैथमेटिक्स 10वीं 12वीं। चलो, तो 96 रेडिएशंस यहाँ से आई। होगा क्या कि क्योंकि मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, तो चांसेस है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशंस को ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो मान लो इसने कुछ 48 रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर दिया, कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करेगा। मान लो कुछ 36 रेडिएशंस को इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, एब्जॉर्ब क्यों करेगा? क्योंकि जब भी आप लोग देखते होंगे कि भाई कोई स्टील धूप में रखा है, कोई स्टूल धूप में रखा है, स्टील, स्टूल, प्लास्टिक, कुछ भी रख दो आप धूप में, गर्म हो जाती है। गर्म क्यों हो जाती है? क्योंकि वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एब्जॉर्ब कर लिया 36 रेडिएशंस। और बाकी क्या करेगा, बाकी ट्रांसफर कर देगा इस चाय के कप में। ठीक है, बाकी ट्रांसफर कर दिया इसने इस चाय के कप में। 6 8 14 22 रेडिएशन इसने, 12 रेडिएशन इसने ट्रांसफर कर दिया चाय के कप में। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे चाय भी गर्म हो जाएगी। ठीक है, इससे हमें ये समझ में आता है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अगर कोई भी रेडिएशन ऊपर से आती है तो 3 ही केस पॉसिबल है, या तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, या तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, या तो वो ट्रांसफर हो जाएगी। और कोई केस पॉसिबल है क्या? ना। तो कोई भी हीट रेडिएशन अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास आती है तो कितने केसेस पॉसिबल है? 3 ही केस पॉसिबल है, या तो वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, या तो उसको रिफ्लेक्ट कर दे, या तो वो उसको ट्रांसफर कर दे। ले भाई तू ले ले थोड़ी सी हीट, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ऐसा। ठीक है, ठीक है। अच्छा भाई, तो जो भी टोटल अमाउंट ऑफ हीट होगी जो यहाँ पे आ रही है, ठीक है, जो भी यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ हीट आ रही है, उसमें से कुछ हीट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है, कुछ हीट उसमें से एब्जॉर्ब हो जा रही है, कुछ हीट उसमें से एब्जॉर्ब हो रही है, कुछ हीट उसमें से रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ हीट उसमें से ट्रांसफर हो जा रही है। ऐसा हो रहा है, और इन सभी हीट को जोड़ेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे Q क्या है? Q क्या है यहाँ पे हमारे पास? Q है हमारा टोटल हीट। ठीक है, QR क्या, QA क्या है? एब्जॉर्ब्ड हीट। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड हीट। QR क्या है? रिफ्लेक्टेड हीट। क्या है ये? रिफ्लेक्टेड हीट। और QT क्या है? ट्रांसमिटेड हीट। ठीक है, ट्रांसमिटेड हीट एनर्जी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, रिफ्लेक्टेड एनर्जी कह सकते हो आप लोग, एब्जॉर्ब्ड हीट एनर्जी कह सकते हो आप लोग। तो Q इक्वल टू QA प्लस QR प्लस QT। अगर मैं दोनों तरफ Q से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग बाय Q ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने Q से डिवाइड कर दिया, तो Q बाय Q हो जाएगा इक्वल टू QA बाय Q हो जाएगा, प्लस QR बाय Q हो जाएगा, प्लस QT बाय Q हो जाएगा। ठीक है, Q से Q डिवाइड हुआ तो यहाँ पे बचेगा 1। QA अपॉन Q किया तो QA अपॉन Q को हम लोग एक नाम दे देते हैं A।
क्यू आर अपॉन क्यू को हम एक नाम दे देते हैं आर, क्यू टी अपॉन क्यू को हम एक नाम दे देते हैं टी। तो इससे हमें एक रिलेशन मिल जाता है ए प्लस आर प्लस टी इक्वल टू 1। कैसे याद करोगे? ए आरती तेरा 1 रुपया मजाक कर रहा हूं। ए प्लस आर प्लस टी इक्वल टू 1, ये इसका रिलेशन बन जाता है। ठीक है, याद वाद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाता है। ठीक है, अच्छा ए क्या है फिर? ए को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ए को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या फिर एब्जॉर्प्टिविटी। ठीक है, या फिर एब्जॉर्प्टिव पावर भी बोलते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना? या तो हम लोग इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, आर क्या होता है? आर होता है कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्टेंस भी हम लोग इसको बोलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्टेंस भी हम लोग इसको क्या करते हैं? बोलते हैं, और रिफ्लेक्टेंस। ठीक है, टी क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ ओके। अब तीनों की अपनी अपनी एक डेफिनेशन है जो मैं चाहूंगा कि आप लोग लिख लेना, मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। ओके, तो ए क्या यहाँ होता है? यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या फिर एब्जॉर्प्टिव पावर या फिर एब्जॉर्प्टिविटी, ये होता है हमारा ए। तो ए का डेफिनेशन क्या होता है? ए का डेफिनेशन होता है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ द हीट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्टिविटी। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड टू द टोटल हीट। वैसे ही आर का डेफिनेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड, ठीक है, टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। टी का डेफिनेशन क्या होता है? द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड या फिर ट्रांसमिटेड टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। ये तीनों डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो मैं चाहूंगा आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, क्लियर? चलो, और तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखो, जो ऑब्जेक्ट जो रेडिएशन एमिट करता है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो वो जो रेडिएशन एमिट कर रहा है उसी को हम बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, ऐसे ही बता दिया सिंपली, क्योंकि अभी रेडिएंट एनर्जी थोड़ी देर में आएगी। ओके, ये समझ गया? क्लियर है? चलो, अब इसी रिलेशन को हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और आपको कुछ कुछ बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ बताएंगे, कोशिश करेंगे। ओके, उससे आप लोगों का एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये वाला। चलो, एक क्वेश्चन हो जाए। मैं बोलता हूं कि भाई ऊपर से आई 100 जूल एनर्जी, ठीक है, इसमें से 40 जूल एब्जॉर्ब हो गई, 20 जूल एमिट हो गई और 40 जूल ट्रांसफर हो गई। ठीक है, तो ए आर टी की वैल्यू बताओ। ठीक है, अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, बकवास यार। एक और ध्यान रखना कि जो ए आर टी की वैल्यू है ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 ही होगी। मतलब या तो 1 हो जाएगी एक वैल्यू 1 हुई तो दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, या तो 1 से कम रहेगी सारी वैल्यूज हमेशा 1 से कम रहेंगी। अगर कोई भी एक वैल्यू 1 होती है तो बाकी दोनों को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ए प्लस आर प्लस टी की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है। ठीक है, ये क्या पूछ लिया यार, बकवास। पता ही है तुम्हें आंसर कितना आएगा, बताओ। 0.4, 0.2 और 0.4। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं। हमारा रिलेशन था a प्लस आर प्लस टी बराबर 1। अच्छा, अब कभी अगर ऐसा हुआ कि भाई जो कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 0 हो गया, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो 0 हो गया, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 0 हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन 0 हो गया, कभी a 0 हो गया, r 0 हो गया, तो उस केस में ट्रांसमिटेंस कह सकते हो, वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस पर जो भी हीट पड़ रही है वो पूरी की पूरी ट्रांसफर हो रही है, ना उसमें कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है ना उसमें कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट ट्रांसमीटर। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट ट्रांसमीटर। मतलब इस पर जो भी हीट गिरेगी वो सारी की सारी ट्रांसफर हो जाएगी, कोई शॉर्ट ही नहीं है। अच्छा, दूसरे केस में मान लो a 0 हो गया और t 0 हो गया, तो उस केस में r इक्वल टू हो जाएगा 1। r इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब जो भी हीट पड़ेगी वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो भी हीट पड़ेगी वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट रिफ्लेक्टर। क्लियर? अब यहाँ पे 2 टाइप के सब्सटेंसेस दिया है, डायाथर्मस सब्सटेंस और अडायाथर्मस सब्सटेंस। उन दोनों को दिया है टीआर के बेसिस पे। अगर टीआर नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब टीआर अगर 0 नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग डायाथर्मस सब्सटेंस बोलेंगे। मतलब जो भी उस पर हीट पड़ रही है वो कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर हो रही है।
ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायाथर्मिनस सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है, अब अडायाथर्मिनस सब्सटेंस क्या होता है? अथर्मिनस सब्सटेंस क्या होता है? जो कि हीट रेडिएशन को कभी भी ट्रांसमिट ना करे, मतलब उस केस में TR 0 हो जाए। ठीक है, कभी भी अगर TR 0 हो जाए तो उसको अथर्मिनस बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डायाथर्मिनस। ठीक है, जो भी हीट पड़ेगी उसमें से कुछ ना कुछ ट्रांसफर करेगा और इसको हम लोग बोलेंगे अथर्मिनस। ठीक है, चलो समझ में आ गया दोनों? और कुछ है यहाँ पे? डायाथर्मिनस सब्सटेंस का एग्जांपल दिया है जो कि मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। अगर कभी TR 0 हो जाए तो सरफेस को हम लोग ओपेक बोल देते हैं। ठीक है, कभी अगर TR 0 हो जाए तो हम लोग उसको ओपेक बोल देते हैं। ओपेक मतलब समझते हो ना, जिसमें सिर्फ क्या हो, मतलब ओपेक मतलब वो सरफेस जिसमें ज़्यादातर रिफ्लेक्शन हो। ओपेक सरफेस जैसे आपका शीशे से हीट कभी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते आप। ठीक है, अगर परफेक्ट ओपेक सब्सटेंस का बना है वो, तो है ना, तो उसमें ट्रांसमिशन जो है वो 0 हो जाता है, तो उसको हम लोग ओपेक सब्सटेंस का बोलते हैं। ठीक है, चलो तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पे 2-3 स्टेटमेंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। पहली स्टेटमेंट, अ गुड रिफ्लेक्टर इज अ पुअर एब्जॉर्बर। ठीक है, अगर एक कोई रिफ्लेक्टर है जो कि गुड है, मतलब बढ़िया से रिफ्लेक्ट करता है, तो वो एब्जॉर्बर गड़बड़ होगा। ठीक है, पुअर एब्जॉर्बर। एंड पुअर एमीटर। ठीक है, एमिशन भी कैसा होगा? पुअर होगा। ठीक है, दूसरा, अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमीटर। अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमीटर, मतलब कोई अगर एब्जॉर्बर है, बढ़िया है, तो वो एमिशन भी बढ़िया करेगा। ठीक है, अगर कोई अच्छे से चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है तो वो चीज़ों को अच्छे से ही एमिट भी करेगा। जैसे गुड रिफ्लेक्टर जो होता है, इसको आप यूँ समझ सकते हो कि कोई शीशा है, तो शीशे पे आप जितनी लाइट मारोगे सबको तो रिफ्लेक्ट कर देगा, तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, एमिट तो करेगा नहीं कुछ, तो पुअर एब्जॉर्बर और पुअर एमीटर भी हो जाएगा। पुअर एमीटर। ठीक है, और जो गुड एब्जॉर्बर होता है वो गुड एमीटर भी होता है ना? कैसे, इसको कैसे समझ सकते हो? ये ऐसे समझ सकते हो जैसे आपके टीचर नॉलेज अच्छे से देते हैं तो टीचर नॉलेज अच्छे से लेते भी हैं। जैसे आप जितना अच्छा पढ़ोगे उतना अच्छा पढ़ा पाओगे, तो गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमीटर। चलिए, तो हम लोगों ने काफ़ी सारे केसेस तो डिस्कस कर लिए और हमने ये भी देख लिया कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन क्या होता है। सॉरी, एमिशन तो हम लोग अलग से देखेंगे। चलिए, तो अभी हम लोग देखेंगे तीसरा पॉसिबल केस, A + R + T में। हम लोगों ने A को 0 करके देख लिया, R को 0 करके देख लिया, R और T को 0 करके अभी नहीं देखा है ना? तो अगर R 0 हो जाए और T 0 हो जाए तो उस केस में क्या होगा? A 1 हो जाएगा, मतलब जितना रेडिएशन आ रहा है पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जा रहा है। जितना रेडिएशन आ रहा है पूरा का पूरा क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट एब्जॉर्बर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परफेक्ट एब्जॉर्बर। ऐसा एक्चुअली इसको बोलते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी। इस परफेक्ट एब्जॉर्बर को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी परफेक्ट एब्जॉर्बर को बोलते हैं हम लोग ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या होता है? ब्लैक बॉडी मतलब ये नहीं होता है कि भाई कोई बॉडी है जो कि ब्लैक है ना। ब्लैक बॉडी का मतलब होता है ऐसी बॉडी जो कि आने वाले सभी रेस को अपने अंदर संभाले। इसके 2 एग्जाम्पल हैं, एक है लैंप ब्लैक और एक है प्लेटिनम ब्लैक। ये 2 जो हैं ये 97% रेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब जैसे तुम 100 जूल एनर्जी डाल रहे हो तो 97 जूल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन 3 जूल नहीं कर पाते। ठीक है, तो कोई आइडियल ब्लैक बॉडी रियलिटी में तो एग्जिस्ट करती नहीं है। ऐसी कोई बॉडी बनी ही नहीं है जिसपे तुम लोग जितनी रेडिएशन मारो वो सब एब्जॉर्ब कर ले। जैसे ब्लैक होल क्या कर सकते हैं? मतलब उसमें जो कुछ पास जाएगा वो सब कुछ अंदर जाएगा उसमें, है ना? मतलब सब कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। तो ऐसी ब्लैक बॉडी होती है। ब्लैक बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जिसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या फिर एब्जॉर्प्टिविटी क्या हो? 1 हो। ठीक है, ओके। तो ब्लैक बॉडी में क्या होता है कि भाई जो भी रेडिएशन जाएगी वो उसी में अटक जाएगी, वो लौट कर नहीं आएगी। तो बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया कि आइडियल ब्लैक बॉडी बना सके, बट आइडियल ब्लैक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट। आइडियल ब्लैक बॉडी मतलब ऐसी ब्लैक बॉडी जिसके A की वैल्यू 1 हो। ऐसी ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट करती नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने ब्लैक बॉडी जैसा कुछ बनाने का सोचा, तो हमने नहीं, फेरी ने बनाया अपना एक ब्लैक बॉडी जो कि ब्लैक बॉडी के सिमिलर था। ठीक है, मतलब काफ़ी सारे 98% 97% रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले रहा था। वो हम फेरी ने बनाया, और फेरी ब्लैक बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर थ्योरी, क्वेश्चंस, डायग्राम बनाने ये सब आता है, तो मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फेरीज ब्लैक बॉडी। ठीक है,
तो ये में से उतना अच्छा तो नहीं बना है, बट ठीक है, यही है अब, है ना। तो ये हमारी फेरिस ब्लैक बॉडी। फेरिस ब्लैक बॉडी क्या इंडिकेट करती है भाई, इसमें जो भी रेडिएशन जाएगा वो लौट कर नहीं आएगा, ये होना चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने क्या जुगाड़ दिखाया वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, है ना। तो इसमें हुआ क्या, देखो इसमें हुआ यूं कि भाई इन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा बहुत ही पतला सा, ये तो मैंने बहुत मोटा बना दिया है, लेकिन रियलिटी में बहुत ही ज्यादा थिन पिन कह सकते हो, पिन होल कह सकते हो, मतलब बहुत ही एक सुई के पिन जितना यहाँ पे उन्होंने छेद रखा, बहुत ही पतला सा। ठीक है, होगा क्या इससे, जब इंसिडेंट रेडिएशन यहाँ से आएगी तो ये रेडिएशन क्या करेगी, इस कोनिकल फ्लास्क पे टकराएगी। तो कोनिकल फ्लास्क पे जब टकराएगी तो ऑब्वियसली डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे टकरा के यहाँ जाएगी, यहाँ पे टकरा के यहाँ जाके यहाँ जाके, ऐसे इसका प्रोसेस चलता रहेगा, है ना। और इसके कारण कभी ये एमिट नहीं हो पाएगी, मतलब इससे बाहर नहीं निकल पाएगी, इसी में रिफ्लेक्शन प्रोसेस होगा और इसी के अंदर घूम घूम के रह जाएगी। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, डबल्ड वॉल। डबल्ड वॉल मतलब डबल कर, इसकी जो वॉल होती है वो डबल मटेरियल की होती है, मतलब डबल करके उसको बनाते हैं ताकि हार्ड रहे ये। ठीक है, और सिल्वर पॉलिश्ड सरफेस होती है, बाहर से इसको क्या किया जाता है, बाहर से इसको सिल्वर ही पॉलिश किया जाता है। अंदर से यहाँ पे देखो लैंप ब्लैक कलर से पेंट किया जाता है, क्योंकि लैंप ब्लैक जो है वो 97% रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो क्योंकि अंदर जो ये लैंप ब्लैक है ये ऑलरेडी 97% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ये जो लैंप ब्लैक है, और इसके बीच में इवैक्यूएटेड स्पेस छोड़ा जाता है थोड़ा सा। ठीक है, और ये कोनिकल प्रोजेक्शन है और ये अपर्चर, मतलब जहां से ये जाना है, एंटर करना है। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लैंप ब्लैक जो है 97% रेडिएशन को तो एब्जॉर्ब कर ही ले रहा है, उसके अलावा जो रेडिएशन बच रही है वो अंदर ही घूम घूम के रह जा रही है। तो ब्लैक बॉडी, फ्रेजिस ब्लैक बॉडी और कुछ नहीं है, बस यही चीज़ को आप लोगों को वर्ड्स में एक्सप्लेन करके, बाल चाहिए तो इस थ्योरेटिकल पार्ट को आप लोग रीड कर लेना। यही है आपका फेरिस ब्लैक बॉडी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्फीयर लिया, स्फीयर कह सकते हो आप लोग, स्फीयर के अंदर कोटिंग कराई लैंप ब्लैक की, उसको बाहर से सिल्वरी पॉलिश किया, डबल वॉल किया, बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ा। ठीक है, ये इन्होंने इसको थोड़ा सा थिक करने के लिए इन्होंने यहाँ पे बीच में इवैक्यूएटेड स्पेस, मतलब वैक्यूम किया यहाँ पे। ओके, तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि भाई कोनिकल फ्लास्क यहाँ पे प्रोजेक्शन लगा दिया उन्होंने। तो कोनिकल प्रोजेक्शन से जब भी ये इंसिडेंट रेडिएशन टकराएगी तो ये रिफ्लेक्ट कर करके या तो इसी लैंप ब्लैक में एब्जॉर्ब हो जाएगी या तो इसी के अंदर घूमती रहेगी, कभी भी बाहर नहीं जा पाएगी। बट पॉसिबल है कि एक दो रेडिएशन बाहर निकल जाए, तो इसीलिए इसकी एक्यूरेसी जो है वो 98-99% तक आती है। लेकिन फेरिस ब्लैक बॉडी इज द you can say that it is one of the finest example of ideal black body। ठीक है, आइडियल ब्लैक बॉडी ऐसा होता है। समझ गए ना कितना सिंपल वर्किंग है। यहाँ पे रेडिएशन आई, यहाँ पे गई, लैंप ब्लैक में कुछ एब्जॉर्ब हुआ, बाकी यहाँ पे टकराते टकराते जिंदगी खत्म हो गई। ठीक है, तो ये होता है फेरिस ब्लैक बॉडी। डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है आ भी गया हो, है ना, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर का पेपर देखा नहीं है अभी, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम लोगों का आता है एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। अभी हम लोगों ने देख लिया एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, ये सब। अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। तो पेरे प्रेवोस्ट ने एक थ्योरी पब्लिश करी थी रेडिएशन पर अपनी। ठीक है, पता नहीं मैंने नाम सही से लिया है फिर नहीं, ऐसे ही कुछ नाम था। ठीक है, उन्होंने अपनी एक थ्योरी पब्लिश की थी रेडिएशन पर, और उसमें उन्होंने कहा था ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एमिट रेडिएशन, इवन भी, हम भी, ठीक है, एमिट रेडिएशन एबोव 0 केल्विन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पर है, ओके नहीं है ये, अरे भाई ओके नहीं है यार, ये है 0 केल्विन। ठीक है, 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का है तो वो रेडिएशन एमिट करेगा ही करेगा। अब वो डिपेंड करता है रेट ऑफ एमिशन, किसी का कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, वो बाद की बात है, लेकिन एमिशन तो होगा। जैसे मान लो कोई एक हॉटर बॉडी है आपके पास, ठीक है, कोई एक गर्म बॉडी है, तो वो गर्म बॉडी बहुत ही तेज़ी से हीट रेडिएट करेगी ऑब्वियसली। कोई ठंडी बॉडी है तो वो स्लो हीट रेडिएट करेगी, लेकिन रेडिएट तो करेगी, एमिशन तो होता है। ठीक है, ये इन्होंने कहा। ठीक है, और जो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट होता है उसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया बाय द लेटर क्यू। क्यू क्या है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड। क्या है क्यू, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड। इसको किससे रिप्रेजेंट किया इन्होंने, क्यू से रिप्रेजेंट किया। और उन्होंने अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड को पाया कि ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल पॉलिश्ड है, मटेरियल अनपॉलिश्ड है, मटेरियल ऑपेक है, मटेरियल ट्रांसपेरेंट है, कैसा मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है। ये इन लोगों ने पहले पाया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पाया कि भाई इसका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, अभी के लिए इसका टेम्परेचर कितना है, ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब जैसे अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा एमिट करेगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर अभी मॉडरेट है तो कम एमिट करेगा, है ना।
बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है तो फिर ज़्यादा एमिट करेगा। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा। और इन्होंने बोला सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा और टाइम ड्यूरेशन पर डिपेंड करेगा कि कितने देर के लिए डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि मान लो कोई बॉडी है तुम्हारे पास जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसमें से ज़्यादा रेडिएशन एमिट होगी। कोई बॉडी है तुम्हारे पास जिसका सरफेस एरिया बहुत कम है तो उसमें से बहुत ही तेज़ी से भी क्यों ना रेडिएशन एमिट हो, लेकिन कम ही होगी ना। अमाउंट ऑफ हीट जो रेडिएट होगी, मान लो तुम्हारे पास एक 100 मीटर स्क्वायर की ज़मीन है, ठीक है, बहुत गर्म कर दी तुमने, लावा बना दिया, तो यहाँ से जो हीट एमिट होगी वो कितनी होगी? बहुत सारी होगी। और कोई 1 मीटर स्क्वायर की ज़मीन है और इसको तुमने 4500 डिग्री सेल्सियस पहुँचा दिया, लेकिन उसके बाद भी इससे जो हीट रेडिएट होगी वो इससे कम ही होगी। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ से हर तरफ से हीट रेडिएट हो रही है। यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर में कितना हीट रेडिएट हो जाएगा, है ना। हालांकि 1 मीटर स्क्वायर काफ़ी बड़ा होता है, हमने काफ़ी छोटे में बना दिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है कि भाई कितना सरफेस एरिया है उसका। सरफेस एरिया ही क्यों, वॉल्यूम क्यों नहीं? क्योंकि एरिया पर डिपेंड करेगा ना भाई, एरिया से निकल रही है हीट, वॉल्यूम पे थोड़ी ना वो डिपेंड करेगा, है ना। जैसे तुम्हारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स से हीट रेडिएट कर रही है तो तुम कहाँ देखोगे? बॉक्स के ऊपर ना, बॉक्स का सरफेस है, यहाँ से हीट रेडिएट हो रही है तो वहाँ पे देखोगे ना। तो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम फॉर विच हीट इज रेडिएटेड। ठीक है, जो भी अमाउंट ऑफ हीट है, हीट की बात हो रही है, क्यू, ठीक है, क्यू फॉर विच हीट इज रेडिएटेड, कितने टाइम के लिए हीट रेडिएट की गई उस पर डिपेंड करेगा क्यू। जैसे ज़्यादा टाइम तक तुम हीट रेडिएट करोगे तो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड ज़्यादा आएगा, तो क्यू इन सब पर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, फिर उन्होंने प्रोपोर्शनैलिटी देखा, तो उन्होंने देखा जो क्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा देर के लिए इसको ऑन रखोगे उतना ही ज़्यादा हीट रेडिएट, सॉरी, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा हीट एमिट होगा, है ना। ठीक है, दूसरा उन्होंने देखा कि जो क्यू है वो टी पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा टाइम के लिए तुम हीट एमिट कराओगे, हीट रेडिएट कराओगे, उतने ज़्यादा टाइम के लिए हीट यहाँ पे रेडिएट होगी, है ना। जितने टाइम तक कराओगे उतना ही ज़्यादा होगा रेडिएट। जैसे तुम 2 मिनट तक रेडिएट करा रहे हो तो बहुत ज़्यादा होगा, 1 मिलीसेकंड के लिए करा रहे हो बहुत कम होगा, तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एरिया बढ़ा तो हीट ज़्यादा, तो क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया ए टी के। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया गया तो क्यू इक्वल टू आया आर ए टी, रेट, क्यू इक्वल टू आया रेट। इस आर को बोलते हैं हम लोग रेडियंट पावर। इस आर को हम लोग क्या बोलते हैं? इस आर को हम लोग बोलते हैं रेडियंट पावर। और इस आर का फॉर्मूला आपको याद करना है क्यू बाय ए टी। आपको क्यू इक्वल टू आर ए टी नहीं याद करना है, वरना कुछ लोग शॉर्टकट बना रहे थे क्यू इक्वल टू रेट। एक और मान शॉर्टकट है क्यू इक्वल टू ए आर टी, है ना। तो आर इक्वल टू क्यू बाय ए टी करो, ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि आर इक्वल टू क्यू बाय ए टी आपको एग्जाम में यूज़ करना होगा। जैसा मैंने बोला, आर क्या है यहाँ पे? आर है यहाँ पे आप लोगों का रेडियंट पावर या तो एमिसिव पावर। आर क्या है आपका? एमिसिव पावर या तो रेडियंट पावर। दोनों का दोनों आप लोगों को याद करना है, ठीक है, मतलब नाम, क्योंकि वो जब क्वेश्चन पूछेगा तो वो उसमें कुछ भी यूज़ कर सकता है। रेडियंट पावर भी यूज़ कर सकता है, एमिसिव पावर भी यूज़ कर सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई यही यूज़ करेगा। तो आर इक्वल टू आता है क्यू बाय ए टी। अब इसका डायमेंशन वगैरह इन्होंने कैलकुलेट कर लिया है तो हम भी कर लेते हैं। उसमें क्या है? क्यू किस में होगा? जूल में, ठीक है। एरिया किस में होगा? मीटर स्क्वायर में। टाइम किस में होगा? सेकंड में। तो जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड इसका यूनिट होता है, ठीक है। या तो इसको आप लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो, दूसरा यूनिट है, ठीक है। दोनों में से एक यूनिट आपको यूज़ करना है। इसका डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन डायमेंशन की जगह चलो ठीक है डायमेंशन निकाल ही देता हूँ मैं। देखो जूल जो है, जूल क्या होता है? वर्क डन, मतलब न्यूटन मीटर, ठीक है। जूल क्या होता है? वर्क डन। तो इसका डायमेंशन होता है L1 L2 M1 T-2, ये होता है जूल का डायमेंशन। अपॉन मीटर स्क्वायर का डायमेंशन होगा L2, सेकंड का डायमेंशन होगा T1, L2 से L2 खत्म, तो इसका डायमेंशन आता है M1 T-1 L0। ये आता है इसका डायमेंशन R का, रेडियंट पावर का, L0 M1 और T-3। सेकंड ऑलरेडी यहाँ पे -1 में है ना, -1 में, तो माइनस माइनस +1, ओ सॉरी +1 में, तो ऊपर जाएगा -1, हाँ हाँ, T-3, +1 में तो ऊपर जाएगा -2 -1 तो -3, ठीक है। तो ये हो गया R का फॉर्मूला, जो कि क्या है हमारा? रेडियंट पावर। आइए अभी हम लोगों ने देखा एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन, अभी हम लोग देखते हैं एमिसिविटी क्या होता है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन या फिर एमिसिविटी। अभी थोड़ी देर पहले हमने एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन देख लिया, हमने एमिशन नहीं देखा क्योंकि उसमें वो चर्चा नहीं हो रही थी, क्योंकि हमें उसमें बात ये करनी थी कि जो रेडिएशन आ रही है वो कहाँ जा रही है। हमें ये बात नहीं करनी थी कि भाई ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से क्या रेडिएशन एमिट कर रहा है ना। तो वो तीनों तो हमने देख लिया, ओके ओके। तो कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी, सो ये क्या होता है समझ में आना। इसको हम लोग ART के साथ इसलिए रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हम लोग सिर्फ ये देख रहे थे कि जो रेडिएशन आ रही है उसके साथ क्या हो रहा है,
अब ऑब्जेक्ट अगर कोई रेडिएशन एमिट कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट कोई रेडिएशन एमिट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसने क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा। तो एब्जॉर्प्शन एमिशन वही है ना, तो वही चीज़ है। तो इसीलिए हम लोग ART में उसको कंसिडर नहीं किए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ने कहीं से एब्जॉर्ब करके रखा था, अब वो कैसे एमिट करता है वो देखते हैं। तो एमिसिविटी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द एमिसिव पावर R ऑफ अ सरफेस। ठीक है, एमिसिविटी कैसे निकालते हैं, एमिसिविटी निकालते हैं E इक्वल टू R अपॉन RB से। RB क्या है, RB है एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, और R क्या है, एमिसिव पावर ऑफ योर सरफेस, जो भी तुम्हें लेना है वो। ठीक है, ऑफ सरफेस जो भी तुम्हें लेना है। एक्चुअली इसको ब्लैक सरफेस यहाँ पे कहा गया है क्योंकि ब्लैक बॉडी तब होगा जब E की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, E की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो क्या होगा, E की वैल्यू अगर 1 हो गई तो उस केस में R इक्वल टू RB हो जाएगा। E की वैल्यू अगर 1 हो गई तो R की वैल्यू RB के इक्वल हो जाएगी। मतलब जो सरफेस की एमिसिव पावर है वो एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक सरफेस के इक्वल हो जाएगी। मतलब ये किसका सरफेस हुआ फिर, ब्लैक बॉडी का हुआ। नहीं समझे, चलो थोड़ी देर में समझा रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो। फॉर अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, एमिसिव पावर क्या होता है, एमिसिविटी क्या होता है, एमिसिविटी इज द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर R, जिस सरफेस की तुम बात कर रहे हो उस सरफेस की एमिसिव पावर R अपॉन ब्लैक बॉडी के सरफेस का एमिसिव पावर। ठीक है, अब तुम बोलोगे यार तुमने तो बोला ब्लैक बॉडी एमिट नहीं करता, ब्लैक बॉडी एमिट कर सकता है, वो बाहर नहीं एमिट करता उससे। ठीक है, मतलब एपर्चर से बाहर एमिट नहीं करता है, लेकिन वो सारे वेवलेंथ पर एमिट कर सकता है। क्यों, क्योंकि ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर। और मैंने थोड़ी देर पहले एक लाइन लिखी थी, अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर। जो प्रॉपर एब्जॉर्ब करेगा वो प्रॉपर एमिट भी करेगा। तो ब्लैक बॉडी परफेक्टली एब्जॉर्ब करता है तो वो परफेक्टली एमिट भी कर सकता है। और एक चीज, एक विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ आएगा जिसमें आप लोगों को एक चीज बताई जाएगी कि भाई जब भी आप लोग रेडिएशन एमिट करते हो तो रेडिएशन एमिट करते समय उसका पर्टिकुलर कुछ ना कुछ वेवलेंथ होता है। तो वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर कि आप कितने टेम्परेचर पर एमिट कर रहे हो। जैसे आप 800 डिग्री सेल्सियस पर एमिट कर रहे हो तो कुछ विजिबल वेवलेंथ्स होती हैं, है ना। तो जैसे तुम यहाँ पे एमिट करोगे, जब जो भी रेडिएशन यहाँ पे एमिट करोगे तो वो रेडिएशन का कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। अब क्योंकि ब्लैक बॉडी एक परफेक्ट एब्जॉर्बर है तो परफेक्ट एमिटर भी है, मतलब वो हर प्रकार का वेवलेंथ एमिट कर सकता है अपनी तरफ से, वो हर एक प्रकार का वेवलेंथ एमिट कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोला मैंने। ठीक है, तो ये वही रेशियो होता है कि भाई रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ अ सरफेस अपॉन रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ अपॉन एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ब्लैक सरफेस। तो अगर ब्लैक बॉडी है तो E की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि E की वैल्यू 1 होते ही R की वैल्यू RB के बराबर हो जाएगी। मतलब जो तुम्हारा सरफेस का एमिसिव पावर है वो ब्लैक सरफेस के एमिसिव पावर के बराबर हो गया। इसका मतलब जो तुम्हारा सरफेस है वो किसका सरफेस है, ब्लैक बॉडी का सरफेस है, इसीलिए E की वैल्यू 1। अच्छा, अगर कभी E की वैल्यू 0 हो गई तो, अगर E की वैल्यू 0 हो गई तो इसको हम बोलेंगे परफेक्ट रिफ्लेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट रिफ्लेक्टर। क्यों, क्योंकि जब कुछ एब्जॉर्ब करोगे तभी तो कुछ एमिट करोगे। तो ना तुम एब्जॉर्ब कर रहे हो ना तुम एमिट कर रहे हो, तो इसका मतलब जो आ रहा है उसको वापस भेज दे रहे हो, तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट रिफ्लेक्टर। जैसे मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, तुम ज्ञान रिफ्लेक्ट कर दे रहे हो, कुछ ले ही नहीं रहे हो। टीचर ज्ञान दे रहे हैं, कुछ ले ही नहीं रहे हो। तो जब कुछ ज्ञान लोगे ही नहीं तो कल को तुमसे कुछ पूछेगा तो उसको क्या ज्ञान दोगे, तो तुम्हारा मार्क्स 0। बकवास कर रहा हूं मैं। ठीक है, जब कुछ तुम रेडिएशन एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहे हो तो तुम एमिट कहां से करोगे। एमिट करने के लिए कुछ ना कुछ या तो रेडिएशन होनी चाहिए या तो एब्जॉर्ब करो। ठीक है, तो तुम्हारे पास कुछ रेडिएशन है ही नहीं तो एमिट कहां से करोगे। तो E इक्वल टू 0 होता है परफेक्ट रिफ्लेक्टर का, जो आए रिफ्लेक्ट कर दो। ठीक है, और E इक्वल टू 1 होता है परफेक्ट एब्जॉर्बर का। ठीक है, पूरा एब्जॉर्ब करे और पूरा रिफ्लेक्ट करे हर एक वेवलेंथ पे। समझ में आ गया एमिसिविटी क्या होता है। एमिसिविटी इज द रेशियो ऑफ द रेडियंट पावर ऑफ द सरफेस टू द रेडियंट पावर ऑफ द ब्लैक सरफेस। ठीक है, तो रेडियंट पावर ऑफ सरफेस, यहाँ पे तुम्हारा जो भी सरफेस है उसका रेडियंट पावर ले लो, बाकी ब्लैक सरफेस का रेडियंट पावर तुम्हें पता ही रहेगा, तो E की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वैसे मुझे भी नहीं पता अभी, लेकिन न्यूमेरिकल करते समय तुम्हें RB की वैल्यू दे ही देगा और R की वैल्यू क्वेश्चन में पूछेगा, R की वैल्यू दे देगा क्वेश्चन में, E पूछेगा। ठीक है, बट अगर E की वैल्यू 1 होती है तो एमिसिव पावर ऑफ सरफेस एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक सरफेस के इक्वल आता है। इसका मतलब जो तुम्हारी सरफेस है वो किसकी सरफेस है, ब्लैक बॉडी की सरफेस है। तो ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी IMP फॉर अ ब्लैक बॉडी E इक्वल टू 1। ठीक है, एंड E इक्वल टू 0 फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टर। चलिए अभी हम लोग देखते हैं किरचॉफ्स लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन या फिर हीट रेडिएशन एंड इट्स थ्योरेटिकल प्रूफ। किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन एंड इट्स
थर्मल प्रूफ, अरे भाई थ्योरेटिकल प्रूफ। थ्योरेटिकल प्रूफ क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग कह सकते हो कि भाई चलो ठीक है बताता हूँ थ्योरेटिकल क्यों है। चलो, तो किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन क्या कहता है? किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन सिंपली ये कहता है कि जो गुड एब्जॉर्बर होते हैं वो गुड एमिटर होते हैं। किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन का क्या कहना है? गुड एब्जॉर्बर आर गुड एमिटर। ठीक है, हालांकि ये स्टेटमेंट नहीं है, एग्जाम में आया तो ये मत लिख देना गुड एब्जॉर्बर आर गुड एमिटर ना। एग्जाम में क्या लिखना है वो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, जो कि मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इनका ये कहना है कि भाई जो गुड एब्जॉर्बर होते हैं वो गुड एमिटर होते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जिनका एब्जॉर्प्टिविटी ज़्यादा होता है उनका एमिसिविटी भी ज़्यादा होता है। ये किसका कहना है? ये कहना है हमारे किरचॉफ का। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो ए होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई के, या फिर वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो ए लैम्बडा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई लैम्बडा के। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ए लैम्बडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई लैम्बडा। एक्चुअली इन्होंने इक्वली दिखा दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कोई सरफेस है जो कि हीट एमिट कर रहा है, ठीक है, तो जब वो हीट एमिट करता है, रेडिएशन एमिट करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है। जैसे ग्रीन कलर का कोई कपड़ा है, ठीक है, वो जब हीट रेडिएट करेगा, जैसे ये शर्ट, ये जब एमिट करेगा रेडिएशंस को, तो ये जब रेडिएशंस को एमिट करेगा तो उसमें ग्रीन कलर की वेवलेंथ होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा होगी। वैसे तो सारे कलर करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसी होगी? ग्रीन कलर की होगी। ठीक है, और जब एब्जॉर्ब करेगा तब भी ग्रीन कलर को ही सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, है ना। ओके, तो बेसिकली एमिशन भी इसी का सबसे ज़्यादा, एब्जॉर्प्शन भी इसी का सबसे ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पे लैम्बडा भी के भी साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ए जो है वो ई के प्रोपोर्शनल है, तो लैम्बडा सेम है, तो ए ई के प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसके साथ लैम्बडा के साथ इसको एसोसिएट कर देते हैं। ठीक है, चलो, तो आई होप आप लोगों को समझा। ओके, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, ये इनका कहना था। मतलब ए इक्वल टू आएगा के ई, तो इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ए बाय ई जो है वो किसी कांस्टेंट के इक्वल है। ठीक है, अब क्या, चलिए, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग हेल्प लेंगे थ्योरेटिकल प्रूफ की। ठीक है, इसको समझेंगे, देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास 3 बॉडीज़ हैं। ठीक है, हमारे पास 3 बॉडीज़ हैं, बॉडी ए, बॉडी बी और बॉडी बी बी। ए और बी के बाद हमेशा सी नहीं आता है। ठीक है, बॉडी ए, बॉडी बी और बॉडी ब्लैक बॉडी बी बी। ये क्या है? हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको हमने हीट किया या फिर यूं ही छोड़ दिया इस कंटेनर में डाल के, और इस कंटेनर में ये जो तीनों बॉल्स हैं, ठीक है, तीनों स्फीयर्स जो हैं, तीनों ही बॉडीज़ का जो एरिया है सेम है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली एकदम सेम है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, सब कुछ सेम है, और अंदर जो टेम्परेचर है वो भी सेम है, कांस्टेंट रखा गया है फिलहाल। ठीक है, ऐसे इनको करके छोड़ दिया गया है। अब जब थोड़ा टाइम बीतेगा तो थोड़े टाइम बाद इन लोग क्या हो जाएंगे? आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ठीक है, अब थर्मल इक्विलिब्रियम आपको खैर वो थर्मल इक्विलिब्रियम अलग है। यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम पे होगा क्या कि ये टेम्परेचर इनका कांस्टेंट हो जाएगा, जिस टेम्परेचर पर ये होगा उसी टेम्परेचर पर ये होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो रेडिएशन ए पर आएगी वही रेडिएशन ए से एमिट होगी, जो रेडिएशन बी पर आएगी वही रेडिएशन बी से एमिट होगी। मतलब बेसिकली जैसे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ते थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि भाई ऑब्जेक्ट जो है पहले तेजी से कूल होता है, फिर धीरे धीरे, मतलब जब सराउंडिंग के बीच का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस तुम्हारा और सराउंडिंग का वो ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा होता है ना, वरना स्लो होता है। तो आप लोगों को पता है कि भाई जैसे चाय ज़्यादा गर्म होती है तो जल्दी ठंडी होती है। ठीक है, एक बार कम ठंडी कम गर्म हो गई या फिर कम ठंडी हो गई, यूँ कह दो, कैसे कह सकते हैं इसको, जैसे मान लो भाई चाय जो है वो नॉर्मल हो गई, पीने लायक हो गई, तो उसके बाद जल्दी वो ठंडी नहीं होती है। तो वैसे ही ये भी एक बार थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए तो उसके बाद इनका टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन क्या है अंदर के प्रोसेसेस रुक जाएंगे ना, प्रोसेसेस नहीं रुकेंगे। मतलब इसमें एमिशन एब्जॉर्प्शन चलता रहेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ए की एब्जॉर्प्टिविटी है A1, बी की एब्जॉर्प्टिविटी है A2। ठीक है, ए का एमिशन है E1, बी का एमिशन है E2, एमिसिविटी कह दो। ठीक है, E1 E2 और ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी है EB। ठीक है, एमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्शन कितना होता है? 1 होता है वो तो। ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, जो हीट यहाँ पे इंसिडेंट होगी, मान लो यहाँ पे कुछ हीट आ रही है, कुछ क्यू हीट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, वो हीट कितनी होगी बताओ? हीट जो इंसिडेंट होगी, मुझे पता है कि भाई एब्जॉर्प्टिविटी को हम लोग निकालते हैं QA अपॉन Q से। QA क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब्ड, और Q क्या होता है? हीट इंसिडेंट। तो हीट इंसिडेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? हीट इंसिडेंट की वैल्यू आ जाएगी QA अपॉन A। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से हीट एब्जॉर्ब्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी? हीट एब्जॉर्ब्ड की वैल्यू आ जाएगी A इंटू Q।
मतलब जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, A इंटू क्यू से। तो अगर इसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्टिविटी A1 है और इस पे हीट क्यू गिर रही है तो A1 इंटू क्यू से हम लोग निकाल सकते हैं। अब जो हीट ये एब्जॉर्ब करेगा वही हीट एमिट करेगा, ठीक है। तो एमिसिविटी कैसे निकालते हैं हम लोग, हीट एमिटेड का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड Q, इसका फॉर्मूला क्या था, R इंटू A इंटू T, ठीक है। तो ये हो जाएगा R इंटू A इंटू T, ठीक है। A क्या था यहाँ पे, एरिया, ठीक है। R क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ हीट एमिटेड, ठीक है। अच्छा, तो मान लो इसके लिए R1 है, R की वैल्यू अलग अलग हो सकती है ना, जैसे E1 है तो इसके लिए R1, वैसे ही दूसरे के लिए लिखोगे तो दूसरे के लिए आएगा A2Q इक्वल टू R2 इंटू A इंटू T, इसके लिए लिखोगे तो Q इक्वल टू आएगा R3 इंटू A इंटू T। ऐसे निकालो, देखो R1 अपॉन A1, ठीक है। R1 अपॉन A1 क्या आएगा, Q बाय AT, R2 बाय A2, R2 बाय A2 क्या आएगा, ये भी आएगा Q अपॉन AT। और यहाँ पे ये ब्लैक बॉडी का तो ये RB क्या आ जाएगा, RB अभी अपॉन Q अपॉन AT आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब Q अपॉन AT हर जगह RHS इक्वल है, तो इसका मतलब LHS भी इक्वल होगा। सो देयरफॉर R1 अपॉन A1 जो है वो इक्वल हो जाएगा R2 अपॉन A2 के, और ये इक्वल हो जाएगा RB के। तो इसका मतलब जो R1 है वो प्रोपोर्शनल होता है A1 के, और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है ब्लैक बॉडी का एमिसिविटी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं किरचॉफ्स लॉ क्या था, अभी हम लोग पढ़ते हैं किरचॉफ्स लॉ क्या था, ठीक है। अब जब किरचॉफ्स लॉ पढ़ूंगा ना तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, क्योंकि अभी तक समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता, क्योंकि ये चीज़ आपको नहीं पता थी। देखो क्या है किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब रेशियो ऑफ एमिसिव पावर, R1 क्या है, एमिसिव पावर, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब A1, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, इज इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ द परफेक्ट ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर विच आर इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, फॉर ऑल वेवलेंथ। समझ में आ गया। दूसरा क्या है इसका लॉ, दूसरा लॉ ये है, फॉर अ बॉडी एमिटिंग एंड एब्जॉर्बिंग थर्मल रेडिएशन इन थर्मल इक्विलिब्रियम एमिसिविटी इज इक्वल्स टू इट्स एब्जॉर्प्टिविटी, तो वही A इक्वल टू E वाला, ठीक है। तो सेम फंडा है यहाँ पे भी, ओके। समझ में आ गया क्या बोला था क्वेश्चन में, और एक्सप्लेनेशन भी आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी तो हम लोगों ने पहले लॉ का देख लिया। तो पहला लॉ क्या कहता है, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्टिविटी, मतलब R1 अपॉन A1 इज इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो R अपॉन A का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है परफेक्ट ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर के, ठीक है। यही है आपका किरचॉफ्स का पहला लॉ थर्मल रेडिएशन का, ठीक है। क्लियर हो गया, फील आया अभी, चलो। अब देखो A इक्वल टू E वाला फंडा कहां से आया, ये जो R1 है इसको जब RB से डिवाइड कर दोगे तो ये तुम्हारा E1 हो जाएगा, R1 को RB से डिवाइड करोगे तो ये E1 हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है फिर, सो R1 डिवाइडेड बाय RB इक्वल टू A1, और इसी चीज़ को तुम लिख सकते हो E1, तो E1 इक्वल टू A1, देयरफॉर A इक्वल टू E, दैट्स इट। ये है इसका थ्योरेटिकल प्रूफ। हालांकि आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखो कि इसका लॉ क्या है। लॉ क्या कहता है, द रेशियो, ठीक है। इसका लॉ क्या कहता है, इसका लॉ कहता है द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्टिविटी, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्टिविटी इज इक्वल्स टू द एमिसिव पावर ऑफ द परफेक्ट ब्लैक बॉडी। सिंपल, आसान, ठीक है। उसके बाद E1 इक्वल टू A1 भी तुमने प्रूफ किया, देयरफॉर A इक्वल टू E भी तुमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये था किरचॉफ्स का थ्योरेटिकली प्रूफ, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड लगा होगा बट एंड में समझ में आ गया होगा सब कुछ कि क्या चल रहा था, ठीक है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें अभी बची हैं, हालांकि अगला लेक्चर भी छोटा ही होगा, 30-40 मिनट में हटा देंगे। चलिए मिलता है अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।